बैठ जाओ। लास्ट क्या बताया था मैंने? वो मुझे पता है, एक बार मैं देख लेता हूँ। चलो अब हम लोग एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो हमने कल कर ही लिया था। हम्म। अरे बताएंगे, घबराओ मत। शॉर्ट के चक्कर में मत पड़ो अभी। पहले लॉन्ग मेथड सीखो। शॉर्ट बता दूंगा तो आप लोग लॉन्ग मेथड सुनोगे क्या? मुझे मालूम है कोई नहीं सुनेगा। देखो अब मेरे पास ना एक रॉड है। इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ 2L है। हो सकता है देखने में नहीं लग रही है। ओके। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी समथिंग 3K है। ओके। ये बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो आप इस जंक्शन का टेम्परेचर निकाल कर किसी भी एक में एच की वैल्यू निकाल लो, वो आ जाएगा। ये सुनो, अभी मैंने आपको डायरेक्ट मेथड नहीं समझाया हुआ है। क्लियर है इतना? अब देखिए आपको ना, जैसे मैंने कहा कि यहां से कोई एक्स डिस्टेंस है, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ ऑफ टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके। तो मुझे एक बात बताइए पहले तो, क्या आप सबको ये बात मालूम है कि आपका होमोजीनियस रॉड है, तो उसमें टेम्परेचर का जो फंक्शन होता है वो लीनियर फंक्शन होता है? यस और नो? तो अगर आप ज्यादा से कम की तरफ बना रहे हैं तो लीनियरली डिक्रीजिंग होगा, और कम से ज्यादा की तरफ बनाएंगे तो लीनियरली इंक्रीजिंग। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पर मेरा एच की वैल्यू जो आएगी वो किस ओर पॉजिटिव आएगी? इस तरफ। क्योंकि अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव आएगा। तो आपको याद हो तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो मेरा एच जो होता है एक्स के इंक्रीमेंट की तरफ बनाने के लिए मैंने कहा था। ध्यान आ रहा है सबको? तो मुझे बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ कंडक्शन दैट एच इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, यही है। तो आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो कोई फंक्शन नहीं निकालना है, सिर्फ आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है। तो इसके प्लॉटिंग करने के लिए कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि डी टी बाई डी एक्स जो है वो ग्राफ का स्लोप देगा, और मुझे पता है कि अगर होमोजीनियस रॉड है तो डी टी बाई डी एक्स विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। समझ गए? तो एक बात बताइए, मेरे पास कितने रॉड हैं? मेरे पास दो रॉड है। तो रॉड 1 और रॉड 2, इन दोनों के लिए अगर हम डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू देखें तो एच बाई के ए। यस और नो? अच्छा इसमें क्या क्या सेम है? दोनों रॉड अलग अलग हैं। तो पहले वाले रॉड के लिए और दूसरे वाले रॉड के लिए एच सेम है। यस और नो? अच्छा पहले और दूसरे के लिए एरिया भी, डिफरेंस किसका है? के का, थर्मल कंडक्टिविटी का। तो इनका थर्मल कंडक्टिविटी अलग है। और आपको पता है इस डायरेक्शन में जिधर से मैंने एक्स सेलेक्ट किया है, मेरा एच एक पॉजिटिव वैल्यू है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। तो क्या आपको लगता है टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ एक लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना? तो इसमें भी लीनियर होगा, इसमें भी लीनियर होगा, इसमें भी लीनियर होगा, और इसमें भी लीनियर होगा। लेकिन इन दोनों में स्लोप का डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी अलग है। क्योंकि मैंने तो एरिया सेम दे दिया और एच की वैल्यू भी सेम है।
तो ये कंफर्म होता है कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन एज पर के स्लोप अलग अलग आएगा। तो मुझे ये बताइए, आपको पता है कि स्लोप की वैल्यू कितनी है, h/ka। तो मेरे पास ऐसे ये ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ, ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो आप ये बात बता सकते हो क्या कि ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का टेन थीटा तो आएगा किसके बराबर, -h/ka। पहले ध्यान से समझना। तो इस वाले एंगल का टेन थीटा कितना आएगा, तो मतलब ये जो फाई एंगल है, क्या वो 180 माइनस थीटा है? और अगर 180 माइनस थीटा है तो मेरा टेन फाई कितना आएगा, टेन फाई। क्या टेन फाई इज टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, बोलो। और टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू ये है, तो माइनस ऑफ टेन थीटा कितना, h/k। तो मतलब ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं तो स्लोप आएगा, तो स्लोप नेगेटिव है। तो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल चेक कर रहे हैं। तो बताओ, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, जिसका के ज्यादा होगा उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम बनेगा। यस और नो? और नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम बनने का मतलब रेट ऑफ डिक्रीमेंट ज्यादा या रेट ऑफ डिक्रीमेंट कम? नहीं, आप तो ऐसे समझो, एक मिनट, आप तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसका मॉड ले लो, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव है तो रेट ऑफ डिक्रीमेंट इसका मॉड होगा, और जिसका के ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिक्रीमेंट, जिसका के ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिक्रीमेंट कम होगा। समझ में आई बात? तो बस मुझे इन दोनों का ग्राफ बनाना है। तो मुझे ये बताओ, ये के है और ये 3k है, एरिया सेम है। तो मेरे पास एरिया सेम है, जिसका के ज्यादा है उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम आएगा, जिसका के ज्यादा है उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम आएगा। यही बात है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम आने को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये एंगल है और ये, किसका एंगल ज्यादा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से, नेगेटिव से इसका एंगल ज्यादा है और इसका एंगल कम है। तो आपको ये वाला जो एंगल दिखेगा ना, इसमें रेट ऑफ डिक्रीमेंट ज्यादा है, इसमें रेट ऑफ डिक्रीमेंट कम है। समझ में आ रहा है भाई? सेम एक्स पे जिसमें ज्यादा गिरेगा वो ऐसे नीचे आएगा, तो सेम एक्स पर जिसमें रेट ऑफ डिक्रीमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा ऐसे स्लैंट होगा। यस और नो? ठीक है। तो एक बात बताओ, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। क्या ग्राफ है? आप टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ बना रहे हो। ओके, तो कहां से स्टार्ट करें, 2T0। ओके, अच्छा फटाफट आप लोग बताओ, सॉल्व करके जंक्शन का टेम्परेचर कितना? आप लोग बताएंगे, जो बोलोगे वो लिख दूंगा। आप लोग बताओगे जंक्शन का टेम्परेचर कितना है। हालांकि उसके लिए ग्राफ में जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन मैं आपको शो करना चाहता हूं। कितना आ रहा है टेम्परेचर? (17.5). और लोग भी बताएं। कितना आ रहा है? 17.5। ओके, तो आपको इसका टेम्परेचर पता है, हालांकि ग्राफ के लिए सिर्फ स्लोप देखना है, बट मैं ऐसे इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करने के लिए इसको 17.5 जो ये वैल्यू आ रही, कैसे निकाला होगा? इधर रेट ऑफ फ्लो इक्वल्स टू इधर रेट ऑफ फ्लो। इधर कितना, के ए बाय एल 2T0 माइनस टी इज इक्वल टू, इधर कितना, 3
के ए बाई 2L इंटू टी माइनस टी नॉट। समझ में आया? इधर से जिस रेट से गया इस इधर से भी उसी रेट से गया। ये वैल्यू सॉल्व करने पे टी कितना आ रहा है? सब लोग कंफर्म कर रहे हो कि मुझे याद नहीं है? ओके, 17/5 है। अब मुझे बताइए इसका के और इसका के है, यहाँ पे आपने क्या डिसाइड किया कि जिसका के ज्यादा होगा उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम होगा। तो इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो ये ज्यादा खड़ा हुआ रहेगा, और ऐसे नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल कम होने का मतलब इधर जाएगा। तो पहले आपका ये टेम्परेचर कितना है? 2T0। 2T0 से ये डिक्रीज करेगा कहां तक? व्हेन x इक्वल्स टू L। आपने पता किया इसका टेम्परेचर कितना? 7T0/5। इसके बाद देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है। अब थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ गया है क्या? के से क्या हो गया? 3 के। एरिया सेम है। अगर एरिया डिफरेंट होता ना तो हमें वो भी देखना पड़ता, लेकिन अभी एरिया सेम है, तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल कम। तो कम एंगल किधर करूं? ऐसे, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम। और ये आपका कितना है? x इक्वल्स टू, नहीं x इक्वल्स टू L प्लस 2L, नहीं 3L। x इक्वल्स टू 3L। और ये टेम्परेचर कहां पर है? ये टेम्परेचर आपका T0 है। समझ में आया ग्राफ कैसे बनेगा? ओके, इसको नोट करिए। अच्छा, यही अगर ग्राफ आपको कैसा बनाना होता, इंक्रीजिंग बनाना होता, तो यहाँ पर ये प्लस प्लस आ रहा होता, तो फिर सीधा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंगल देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसको देखने में। ओके, एक बार ऑनलाइन में रिप्लाई कर दीजिए, क्लियर है सबको? एंगल कम इसलिए हुआ बेटा क्योंकि इसका देखो 3K है ना, तो 3K है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो h/Ka के इक्वल होता है। जिसका K ज्यादा उसका कम हो जाएगा। कंफर्म? तो ग्राफ बना सकते हैं ना सब? तो देखो dt/dx कांस्टेंट आना ये शो कर रहा है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन में आपने इसका मॉड निकाल के चेक किया कि स्ट्रेट लाइन का बस स्लोप पता चल जाए, अंदाजे से ग्राफ बनाया जा सकता है। क्लियर? ओके, नोट कर लिया सबने? चलो मैं हटा रहा हूं ये 1 मिनट, है ना? ओके, अच्छा फटाफट आप लोगों को ग्राफ बनाना है। ओके, मैंने आपको 3 वॉल दिए हैं, एक वॉल, दूसरा वॉल, 3 वॉल है आपके पास। ओके, इधर देखो, यहां पर इसकी लेंथ L है, ये भी मैं आपको L प्रोवाइड कर रहा हूं, ये भी L। इधर का मैंने टेम्परेचर कुछ सेट किया है, सपोज 5T0। इधर का टेम्परेचर है कुछ 3T0। ओके, और ये वाला जो रॉड है आपका, ये वॉल, ये पूरा एक वॉल, ये दूसरा वॉल और ये तीसरा, इन तीनों का एरिया बराबर है, लेकिन ये है आपका K, ये है 2K, ये है 3K और ये है K। आपको सिर्फ टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लॉट करना है। इवन मुझे ये भी नहीं चाहिए, अभी जंक्शन का टेम्परेचर नहीं चाहिए, जस्ट आपको अंदाजे से स्लोप देखते हुए इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। 3T0 से मान लो ये T0 कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, यहाँ पर K का वेरिएशन है 2K, 3K और K, तो आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है फटाफट। पहले क्या देखोगे? इधर देखो, पहले ये देखो कि जिधर से ग्राफ बनाना है, जैसे आपको ग्राफ बनाना है टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स,
तो एक्स लेफ्ट हैंड से है, तो अब आप इधर देखो, लेफ्ट हैंड से बनाओगे तो आपको पता है कि ये हाई से लो है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो डिक्रीजिंग में एच की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है इस तरफ, और आपका जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव। तो स्लोप की वैल्यू लिखो और के को देख के एडजस्ट करो कि कैसा बनेगा ग्राफ। बन गया सबका ग्राफ। बस स्लोप देखना है। तो पहले बताओ, इधर से आपका एच पॉजिटिव है, तो आपका एच की वैल्यू क्या होगी? माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। और आपको पता है कि डी टी बाई डी एक्स एस्टिमेट करने के लिए माइनस एच बाई के ए। आपको पता है एच आपका पॉजिटिव है, तो इधर आपका टेम्परेचर डिक्रीजिंग फंक्शन है, हाई से लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज करना है। तो मुझे पता है अगर मैं इस माइनस को हटा के देखूं तो के इनवर्सली है, तो के जिसका ज्यादा होगा उसका हॉरिजॉन्टल स्लैंट कम होगा, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम होगा। समझ में आ रहा है? तो कैसे करें इसको? पहले सबसे पहले 2k, 3k और के सबसे कम, उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस से सबसे ज्यादा एंगल, और सबसे ज्यादा उसका सबसे कम एंगल। तो सिंपल सा ग्राफ बनेगा। देखो ये कौन सा है? 5t0। 5t0 से कहां तक गिरा दें इसको? t0 तक। तो देखो पहले इसकी बात करते हैं। बताओ इसका स्लोप और इसके स्लोप में कौन ज्यादा होगा? मतलब ऐसे बताओ, नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल किसका ज्यादा होगा? 2k का। तो 2k का थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। 3k का थोड़ा कम होगा। 3k का थोड़ा कम कर दिया मैंने। कम दिख रहा है? थोड़ा सा कम किया है मैंने। और उसके बाद इधर के में सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कर दिया। समझ रहे हो? अब ये अंदाजे से बनाया हमने। तो ये इसका टेम्परेचर कितना? T0। कंफर्म? तो सबसे ज्यादा एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस से किसका है? ये वाला। θ1 सबसे ज्यादा, θ2 और θ3। बताइए ऑर्डर क्या है? θ1 सबसे ज्यादा है, उससे कम θ3, और सबसे कम θ2। ग्राफ बना सकते हो? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दो ये।
देखो हमारे पास एक सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर एक टी नॉट टेम्परेचर मेंटेन्ड है। टी नॉट टेम्परेचर कैसा है? मेंटेन्ड। एक आपने यहां से यहां तक एक वॉल लगाया हुआ है जिसकी लेंथ एल है, थर्मल कंडक्टिविटी के है, और इसका सरफेस एरिया ए है, और यहां पर आइस फील्ड है एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये आइस का चैम्बर है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है, और इधर हमने टी नॉट मेंटेन किया हुआ है, हमने किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन लिखे। क्यों, क्या हुआ? हाँ, अच्छा हटानी है क्या? कौन हटाएंगे? कौन हटाएंगे? मैं आ जाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं कर दूंगा आके। एक, हाँ मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट है ना। आप इसको नोट करिए, मैं आ रहा हूँ, है ना। इसमें आप क्वेश्चन लिख लो, इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए कि फाइंड आउट द रेट ऑफ मास मेल्टिंग ऑफ आइस, rate of mass melting of ice if LF is latent heat of fusion। एक मिनट में आ रहा हूँ, है ना। आप इसको नोट करें जरा।
पहले आवाज आ बैठ शायद बैठ जाओ बैठ जाके अभी आ रही है वॉइस। देखो इजी क्वेश्चन है वैसे, अब धीरे धीरे देखना लेवल बदलेगा। अभी मैंने कौन सा कंडीशन दिया देखो, अभी तक मैं क्या कर रहा था, दोनों तरफ वैल्यू देके पूछ रहा था कि भाई क्या टेम्परेचर रहेगा, तो जो वैल्यू गिवन है उसी से कैलकुलेट कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, इसको मैंने टी नॉट मेंटेन करवाया है, जबकि मैं कह रहा हूं कि इधर आइस 0 डिग्री पर है। तो आपको पता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो इससे ज्यादा है। ओके, तो इधर हीट आ रही होगी, तो अगर हीट आएगी तो क्या होगा, ये मेल्ट करेगा। तो एक बात बताइए, इसके मेल्टिंग से यहाँ का टेम्परेचर चेंज, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारा आइस रखा हुआ है, तो आपको पता है अगर आइस वाटर में मेल्ट भी कर रहा है तब भी अभी तक मिक्सचर में जो टेम्परेचर है वो तो 0 ही है। यस और नो? तो मुझे ये पता करना है कि किस रेट से आइस मेल्ट कर रहा होगा यहाँ पे। तो मेरे पास क्या कंडीशन है कि मुझे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चाहिए पहले। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना आएगा, के ए बाई एल इंटू टी नॉट माइनस 0। तो ये मेरे पास आ गया एच की वैल्यू, के ए बाई एल टी नॉट। एक मिनट इधर सुनो पहले, टफ क्वेश्चन में जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना होगा। क्या ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टाइम के साथ कांस्टेंट है? भाई एच तो हर जगह सेम है, वो तो है ही, लेकिन क्या अलग अलग टाइम पर भी सेम है? क्यों? क्योंकि इसको मेंटेन किया हुआ है मैंने, और ये 0 पे ही रहेगा मेल्टिंग होने की वजह से। तो अगर मुझे चाहिए कि किस रेट से आइस मेल्ट कर रही है, तो मेरा ये एच कांस्टेंट है। तो अब मैं चाहूं तो लार्ज इंटरवल में भी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूं। यस और नो? तो लेकिन मुझे तो यहाँ रेट ऑफ आइस मेल्टिंग चाहिए, तो ये एच की वैल्यू कांस्टेंट है। तो dt टाइम में कितनी हीट जाएगी, dq इज व्हाट, एच dt। ये हीट यहां से गई, ये हीट इसको रिसीव करेगा, ये रिसीव करके इसका डीएम मास क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो मेल्ट करने पर डीएम मास को कितनी हीट चाहिए, डीएम इंटू एल एफ, दैट इज इक्वल टू एच डी टी। इतना समझ में आया? एंड फ्रॉम हियर डीएम इंटू एल एफ इक्वल टू, अच्छा डीएम बाई डी टी एल एफ इक्वल टू एच। तो फ्रॉम हियर योर डीएम बाई डी टी, एच कितना है, के ए टी नॉट बाई एल इंटू एल एफ। दिस इज योर आंसर। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये रेट कांस्टेंट है? रेट कांस्टेंट का मतलब समझते हो, ये मास का रेट है, क्या ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? देखो के ए टी नॉट ये सब फिक्स है, तो ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और इधर जो आपका 0 डिग्री है ये भी मेंटेन्ड है, इसीलिए बार बार यहाँ टी नॉट आ रहा है। अगर मेंटेन नहीं हो तो क्वेश्चन कैसा होगा वो मैं भी बताऊंगा। इतना समझ में आ रहा है? तो अभी इस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1 घंटे में कितनी आइस मेल्ट कर गई, तो आप चाहो तो यहाँ से डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करके आइस का मास निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ से डेल्टा क्यू बराबर एच डेल्टा टी भी यूज कर सकते थे, बिकॉज योर एच इज कांस्टेंट।
यस और नो? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वैसे तो कर लिया होगा सबने। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग है। याद रखना, जब तक मैं नहीं कह रहा हूं ये हमारा लैग्ड है। कैसा है? ताकि इसमें से कहीं भी हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा है और कंडीशन स्टेडी स्टेट पे चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। देखो मेरे पास एक सपोज होमोजेनियस रॉड है, एक रॉड है आपके पास जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल है। इधर का टेम्परेचर मैंने टी नॉट मेंटेन किया हुआ है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, यहाँ का टेम्परेचर टी नॉट कैसा है? मेंटेन, जैसा कि पिछले में था। अब मैंने क्या किया, इसका जो राइट हैंड पार्ट है ना, यहां पर मैंने एक डिस्क, एक ये डिस्क है, इस डिस्क का मास m है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी k, l और ये इसका मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको गिवन है। मतलब यहां पर आपने क्या किया है, एक डिस्क को ऐसे टच कर रखा है, समझ रहे हो, और इधर ये मेंटेन्ड है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या होगा, इधर से कुछ हीट इधर आएगी, तो देखो उससे क्या होगा। तो क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट द टाइम टेकन, find out the time taken to increase the temperature of disk, from 6 T naught by 8 to 7 T naught by 8. Find out the time taken to increase the temperature of disk from 6 T naught by 8 to 7 T naught by 8. ओके, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है पहले ये बताओ। क्वेश्चन ये है कि ये तो मेंटेन टेम्परेचर है और इधर से हीट आएगी, तो इसका पहले कुछ कम टेम्परेचर रहा होगा, तो हीट आती जाएगी और टेम्परेचर इसका बढ़ते जाएगा। तो क्या अब आपको ये बात समझ में आई, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में इधर जीरो अपने आप मेंटेन था, इधर टी नॉट मेंटेन था, लेकिन अभी यहां पर टी नॉट मेंटेन्ड है, लेकिन डिस्क का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो डिस्क का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो क्या आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कांस्टेंट है या नहीं? भाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किस किस पे डिपेंड कर रहा है? के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी में ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाला कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब एच की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो आप डेल्टा क्यू डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते। बात समझ में आया कि नहीं? आपको एम मास का जो डिस्क है वो किस तरह से टेम्परेचर वेरी करेगा आपको पता है। तो आपको 6 टी नॉट बाई 8 से 7 टी नॉट बाई 8 जाना है, आपको पता है इतने में भी बहुत सारे टेम्परेचर से होके गुजरेगा वो। यस और नो? तो आपने मान लिया कि लेट से इट्स टेम्परेचर इज टी एट एनी टाइम टी। अब मुझे बताओ, इसका टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद बदल जाएगा और टेम्परेचर के बदलते रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी चेंज हो जाएगा। तो मुझे बताइए, एट एनी टाइम टी पर अगर इसका टेम्परेचर टी है, then what is the rate of heat transfer at this moment of time? That is Ka by L. थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ, समझ में आ रहा है? Ka by L T नॉट माइनस टी। अब इधर देखो, ये T बार बार बदलेगा, T बार बार बदलेगा तो H बार बार बदलेगा, तो आप H डेल्टा T तो कहीं यूज कर ही नहीं पाओगे। और इवन ये जो आप H की वैल्यू यूज करेंगे वो सिर्फ कितने टाइम के लिए? T से लेके T प्लस dt के लिए। dt टाइम बाद इसका टेम्परेचर बदल जाएगा, तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर बदल के हो गया T प्लस dt। याद रखना, एज एन एजम्पशन में हमेशा प्लस में लिखूंगा,
अगर वो बढ़ रहा होगा तो बढ़ जाएगा, घट रहा होगा तो घट जाएगा। समझ में आई बात? तो मेरे पास क्या कंडीशन है, H इक्वल टू के ए बाई एल टी नॉट माइनस टी। ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है कितने टाइम इंटरवल के लिए, टी से लेके टी प्लस, और उस दौरान इसके टेम्परेचर में जो चेंज आया है वो बहुत कम आया है, इसलिए हम एच में तो उसको शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जिस रेट से हीट आएगी, हीट आने के बाद ये डिस्क थोड़ा गर्म हो जाएगा। यस और नो? तो मुझे बताइए यहां से कितनी हीट गई, एच डी टी। तो क्या आपको कैलोरीमेट्री ध्यान है कि हीट अगर किसी के पास आती है तो प्लस की तरह यूज होता है, तो इसको मैंने प्लस एच डी टी लिखा क्योंकि डिस्क के पास आई है, और डिस्क का मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, तो एम एस डी टी उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। यस और नो? तो ये इक्वेशन समझ में आई, एच डी टी दैट इज इक्वल टू एम एस डी टी। तो आपको पता करना है कि टेम्परेचर 6 T0/8 से 7 T0/8 कब होगा। तो एच की वैल्यू कितनी है, के ए बाई एल इंटू टी नॉट माइनस टी, यही है, इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू एम एस डी टी। कन्फर्म? ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, टी का फंक्शन है, तो इसको इधर नीचे ले जाना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, दैट रिलेशन इज के ए अपॉन एल एम एस, के ए अपॉन एल एम एस इंटू डी टी दैट इज इक्वल्स टू, इधर है आपके पास डी कैपिटल टी, टी नॉट माइनस टी। अरे समझ में आया? तो ये मेरे पास रिलेशन है। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, मान लेता हूं कि मेरा वो टाइम जब इसका टेम्परेचर, तो मान लीजिए वो टाइम आपका T1 है जब इसका टेम्परेचर कितना है 6 T0/8, और टाइम T2 हो गया जब इसका टेम्परेचर 7 T0/8 हो। तो क्या ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये आएगा के ए बाई एल एम एस इंटू T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, ln कितना, ln T0 माइनस टी और डिवाइडेड बाय -1, लिमिट इज फ्रॉम 6 T0/8 टू 7 T0/8। देखो मैथमेटिक्स अपने आप स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। तो यहां से क्या आएगा, ये तो है के ए अपॉन एल एम एस, डेल्टा टी दैट इज -1 इंटू एल एन, अपर लिमिट रख दे, T0 माइनस 7 T0/8, एंड दिस इज योर T0 माइनस 6 T0/8। यस और नो? तो इसके सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, इधर आएगा T0/8, इधर आएगा 2 T0/8, ln 1/2 माइनस है ln 2, तो योर डेल्टा टी वुड बी एल एम एस इंटू ln 2 डिवाइडेड बाय के। यस और नो? दिस इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टाइम, मतलब T1 से T2 यानी डेल्टा टी, दिस इज द इंटरवल ऑफ टाइम जब उसका टेम्परेचर 6 T0/8 से 7 T0/8 होने में इतना टाइम लगेगा। यस और नो? इसको नोट करिए। क्लियर? कोई डाउट है? अब यहां पर ये दिक्कत थी, ये रेट हम कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते। एक बार ऑनलाइन वाले रिप्लाई कर दें, समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क समझना है कि क्या चेंजेस होते जा रहे हैं। अब इस बार वो डिस्क बेचारा गर्म हो रहा है, तो रॉड का एक सिरा तो सेम टेम्परेचर पे है, लेकिन दूसरा एंड वो सेम टेम्परेचर पे नहीं है। अभी देखो अगला क्वेश्चन, उसमें दोनों एंड गड़बड़ करेंगे।
ओके, इंटीग्रेशन से घबराते तो नहीं हो ना, सिंपल इंटीग्रेशन है, बस उसको क्रिएट करना आना चाहिए। कैसे क्रिएट करते हैं आप देख रहे हो, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कैसे वहां तक पहुंचते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हटा दूं ये? देखो इधर हमारे पास एक कंडीशन है, एक आपके पास मेटल का ऑब्जेक्ट है, इसका मास m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s, इसको एक रॉड से मैंने कनेक्ट कर दिया। इधर वाला जो है इसका मास 2m है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2s है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 2T0 था, इसका टेम्परेचर T0 है, और जो आपका कंडक्टिंग मीडियम है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और लेंथ L है। अब देखो यहाँ पर किसी पे भी मेंटेन शब्द लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है ये गर्म है और ये ठंडा है। हीट किधर जाएगी? लेफ्ट टू राइट जाएगी। जैसे ही हीट जाएगी ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ये थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिए, ये आपका T इक्वल टू 0 मोमेंट जब लेफ्ट हैंड साइड गर्म है और राइट हैंड साइड ठंडा है, और दोनों बॉडीज अपना टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो लिखिए फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच find out the time after which the temperature difference find out the time after which the temperature difference between them becomes T0 by 2. Temperature difference between them becomes T0 by 2. अब पिछले क्वेश्चन से इसमें क्या फर्क है? दोनों का टेम्परेचर बदलेगा। पिछले में एक का मेंटेन था, एक बढ़ रहा था, यहां पर एक का टेम्परेचर बढ़ेगा, दूसरे का घटेगा, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें तो क्या पता करना है? हमें पता करना है कि इनका डिफरेंस कितना होगा। अभी कितना है? T0। तो मुझे टेम्परेचर डिफरेंस पर सोचना है। अब पता है मैथमेटिक्स सोचना ही मेन होता है। फिजिक्स तो दिख रही है आपको कि क्या होगा, पर उस फिजिक्स की लैंग्वेज कौन है? मैथ्स। तो ऐसा करते हैं, मुझे पता है इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा, ये भी, तो दोनों को एट एनी टाइम टी पे पहले एज्यूम किया जाता है। तो बताइए एट एनी टाइम टी पे किसका कितना टेम्परेचर? मैंने मान लिया इसका T1, इसका T2। ध्यान देना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टी, दिस इज ऑल्सो सम अदर फंक्शन ऑफ टी। समझ गए? इसका मास m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s, इसका मास m और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2s, लेंथ l, थर्मल कंडक्टिविटी k, एरिया a। अभी रुक जाओ, लिखो मत, पहले क्वेश्चन को समझो, क्योंकि मैथमेटिक्स बनाना ही तो नहीं आता है बच्चों को। मैथमेटिक्स बन गया तो फिर तो इंटीग्रेशन करना है बस, पर वो जो मन में सोच रहे हैं उसको मैथमेटिक्स में कैसे दिखाते हैं। तो बताइए, अब t है तो आपने t एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोल दिया, तो थोड़ी देर के बाद इसका टेम्परेचर बदल जाएगा। तो उस बदलने की जिम्मेदारी किसकी है?
क्योंकि हम इतना छोटा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, तो इस टाइम पर ये T1 है, ये T2 है, और यहां पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर H इज व्हाट, KA/L इंटू T1 माइनस T2। T1 भी बदल जाएगा, T2 भी बदल जाएगा, तो तुरंत H बदल जाएगा हमारा। तो ये H कितनी देर के लिए यूज होगा, dt टाइम के लिए। अब हम देखेंगे इस dt टाइम में क्या हुआ। इस dt टाइम में इसका टेम्परेचर बदलेगा। बताओ क्या लिखूं, T1 प्लस dt1। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर टेम्परेचर तो घटेगा इसका, लेकिन अपनी फील मत लगाना। इसको क्या लिखोगे, मैथमेटिक्स ऐसे लगाई जाती है, अगर आपने अपनी फील लगा दी और मैथमेटिक्स भी लगा दी तो दोनों उड़ा देंगे एक दूसरे को, समझ गए। तो अभी आपने क्या माना इसका टेम्परेचर dt टाइम के बाद, अच्छा घट रहा है ना, तो मैं आपको dt1 नेगेटिव निकाल के दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। इधर इसका टेम्परेचर कितना बना दें, T2 प्लस dt2, दोनों को प्लस में लिखा है। अब मुझे पता है कि हीट इधर जा रही है, तो बताइए dt टाइम में कितनी हीट गई, dq, एंड दैट इज h dt, चली गई। अब आपको पता है इन दोनों पे कैलोरीमेट्री लगेगा, तो एक से गई है और दूसरे में, तो जिससे गई है उसके लिए हीट नेगेटिव कंसीडर होगा। तो किससे गई है, लेफ्ट साइड से, तो इससे हीट गई कितनी, तो क्या आपको लगता है इसकी जो हीट गई है वो माइनस एच डी टी है, और वो किसके बराबर है, एम एस डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर कितना, एम एस, और चेंज इन टेम्परेचर dt1। यस और नो, ये किसके लिए, ये पहले वाले के लिए, समझ में आई बात। दूसरे वाले के लिए क्या लिखूंगा मैं, प्लस एच डी टी, उस पर आएगी, तो आएगी तो ये है 2m इंटू 2s इंटू dt2। समझ में आ रहा है क्या, तो सिंपल सा इक्वेशन है। अगर आपने यहां माइनस लगाया होता और यहां भी माइनस लगा रहे होते, अब ये माइनस से माइनस उड़ा देता, dt1 पॉजिटिव आ जाता। तो डेफिनेटली dt1 पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि आपने माइनस मान रखा है, जो कि मैथमेटिकली हमें पता है कि हमारा dt1 जो है वो कैसा दिखना चाहिए, घटता हुआ दिखना चाहिए। तो हम जब उसको मानेंगे बढ़ता हुआ, तब तो वो घटता हुआ दिखाई देगा, तो तब ये dt1 आपका नेगेटिव आ रहा है। यस और नो, इतना समझ में आया। चलो इसको इक्वेशन में वैल्यू रखता हूं मैं। h की वैल्यू कितनी है, KA/L T1 माइनस T2। ओके, तो इधर देखिए माइनस ऑफ h की वैल्यू KA/L T1 माइनस T2, थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको देखने में, लेकिन माइंड को स्टेबल रखना। KA/L T1 माइनस T2 अपॉन MS इक्वल्स टू इंटू dt इक्वल्स टू dt1। ओके, और इधर से अगर हम दूसरे के लिए बात करें h की वैल्यू, तो प्लस KA अपॉन L इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 4ms इक्वल्स टू dt2। यस और नो, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, बाई dt या इंटू dt कर देते हैं, यही ना, ये अब तो ठीक है। अब देखो दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि कैसे अब इसको आगे बढ़ाएं, तो मुझे बताइए ये T1 T2 आ गया, क्या इक्वेशन इंटीग्रेबल है, नहीं है, नहीं है। अभी ये T1 है और T2 है, तो ये T1 का फंक्शन चाहिए, तो ये मांगेगा T2 एज अ फंक्शन ऑफ T1, तो या तो T2 एज अ फंक्शन ऑफ T1 दो, तब इंटीग्रेट करो, ठीक है। हालांकि वो हम कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट दैट इज अ लेंथी प्रोसीजर। तो उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए ना, तो एक बात बताओ, इधर टेम्परेचर डिफरेंस है, तो मैं इधर भी टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर लूं क्या, तो ऐसा करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, बताना तो इधर कितना, सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस ऑफ 5/4 KA अपॉन LMS, कंसंट्रेशन जरूरी है फिजिक्स में, ध्यान रखना, इंटू T1 माइनस T2। क्या कहते हो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/4 5/4 ये आएगा, इंटू dt इक्वल्स टू व्हाट, dt1 माइनस dt2।
कितने लोगों को दिखता है कि इसको मैं डी ऑफ टी वन माइनस टी टू लिख सकता हूँ? तो मैंने एक्चुअली टी वन टी टू को अलग अलग नहीं डील करके मैंने टी वन माइनस टी टू क्रिएट कर लिया। इधर भी टी वन माइनस टी टू है देखो। तो इधर कितना है बताइए? माइनस ऑफ 5/4 के ए अपॉन एल एम एस इंटू, मुझे घबराहट हो रही है ये क्वेश्चन कराते हुए, टी वन माइनस टी टू कितना? डेल्टा टी, बोलिए, इक्वल्स टू डी ऑफ डेल्टा टी इंटू डी टी। कहीं रास्ते में छूट गया है ना? तो ये कितना हुआ डी टी? अरे समझ में आया क्या? तो अब इस डी टी को इधर, डेल्टा टी को इधर ले जाओ, इंटीग्रेट मार दो, क्वेश्चन खत्म। यस और नो? इधर आएगा -5/4 के ए अपॉन एल एम एस इंटू डी टी इक्वल्स टू डी ऑफ डेल्टा टी। एक्चुअली मैंने टी वन टी टू का फंक्शन नहीं बना के डायरेक्ट इसका फंक्शन बना दिया, डेल्टा टी। तो इधर देखिए इंटीग्रेशन में, when at t equals to 0 the temperature difference was T naught, that is 2 T naught minus, and at any time t जो हमें चाहिए उस टाइम पर मुझे टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए T नॉट बाई 2। अब इसको इंटीग्रेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका -5/4 के ए अपॉन एल एम एस डी टी का इंटीग्रेशन टी इक्वल्स टू एल एन डेल्टा टी, एल एन डेल्टा टी विद नेगेटिव साइन है, माइनस उधर है, लिमिट इज टी नॉट टू टी नॉट बाई 2। तो ये आपका बचेगा, इस माइनस को इधर ले लेना, एल एन टू बन जाएगा। तो टी इक्वल्स टू 4 एल एम एस एल एन टू डिवाइडेड बाई 5 के ए। कितने लोगों को समझ में आया है? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताओ। मैं देख रहा हूँ किसको किसको नहीं आया, मतलब अगर नहीं आया तो मैं उससे बात करूंगा। अब बताइए किसको किसको नहीं आया, बताओ। थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत नहीं है, हाँ वो तो कंडीशन ही बहुत खराब होती है। देखिए देखो, मैंने एक सिंपल सा स्टेप क्या किया है, देखो मैंने किसी टाइम T1 और T2 एज्यूम किया, फिर उसको थोड़ी देर के बाद T प्लस डेल्टा टी प्लस T2 प्लस डी टी माना। फिर मैंने क्या किया, एक तरफ से हीट गई उसको ठंडा कर दिया, एक तरफ हीट आई है जिसको मैंने गर्म कर दिया। क्लियर है क्या? और उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास ये रिलेशन है। ओके, लिमिट कोई कह रहा है नहीं समझ में आई, मुझे बताइए ये डेल्टा टी है क्या? तो डेल्टा टी यानी T1 माइनस टी टू। तो T1 माइनस टी टू की इनिशियल वैल्यू कितनी? 2 टी नॉट माइनस टी नॉट। और बाद में क्वेश्चन की डिमांड है कि ये आधा हो जाना चाहिए, तो मैंने उसको उधर इंटीग्रेशन में लगा दिया। कंफर्म? ज्यादा दिमाग में मत लेना क्वेश्चन को, ठीक है? लेकिन अपने अंदर फाइटिंग एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, इरोडो में ये क्वेश्चन पता है कैसे दिया हुआ है? उन्होंने इस क्वांटिटी को कहा C1, इस पूरी क्वांटिटी को कहा C2, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको रिलेशन डेवलप करना है। मतलब हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी C1 बोला हुआ है, इसकी हीट कैपेसिटी C2, और उसके बाद कैलकुलेशन सेम है, एज इट इज करना है। समझ में आई बात? आप जाके देखना, आपको क्वेश्चन मिलेगा। ओके, अच्छा अब ये ना, आप पता नहीं, पहले नोट कर लो, नोट तो कर लिया होगा सबने। अब क्लियर है सबको? एक बार रिप्लाई कर दो। देखो, वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया,
बट अगर आप में से किसी के दिमाग में ये बात है कि सर अगर आप मुझे T2 एज अ फंक्शन ऑफ T1 दे देते तो हम क्या कहते हैं T1 के साथ भी अलग से इंटीग्रेशन और T2 के साथ कर सकते हैं, है ना। हालांकि ऐसा करना नहीं है, बट अगर आप T1 T2 में रिलेशन लाना चाहते हो तो आपके पास क्या कंडीशन है बताइए। इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना और एट एनी टाइम T पर कितना T1। क्या आपको लगता है 2T0 से T1 तक आने में इसने जितनी हीट रिलीज की उतनी हीट इसने ले ली, क्योंकि आपका मीडियम तो कुछ रिसीव नहीं कर रहा है। तो जितनी हीट ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, उतनी हीट ये रिसीव। तो इसका यहां से यहां तक डेल्टा Q1, इसका यहां से यहां तक डेल्टा Q2, इन दोनों का मॉड बराबर होगा या फिर दोनों का एडिशन 0 होना चाहिए। जितना ये रिलीज करेगा उतना ये एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है। तो आप चाहो तो वहां से T1 और T2 में रिलेशन ला सकते हो। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग यहां तक जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसमें क्या किया हमने, हम लोग एक होमोजेनियस रॉड का हमने फॉर्मूला पढ़ा है और उसके एप्लीकेशंस कैसे कैसे हो सकते हैं उसको सारा देखा है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि दो रॉड जुड़ा हुआ है उसमें कैसे निकालें। तो पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसको हटा दो। T1 इक्वल्स टू कहाँ, दोनों को ऐड कर दे मतलब, हाँ तो 0 आ जाएगा। हाँ यहां से भी ला सकते हो T1 T2 में, बिल्कुल बिल्कुल। वहां से भी ला सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, यहां से भी ला सकते हैं। क्लियर। लेकिन ये T1 T2 में रिलेशन नहीं है बेटा, ये DT1 DT2 है, T1 T2 नहीं है। फिर इसमें इंटीग्रेशन लगाओगे आप, ये ध्यान रख लेना। तो यहां से भी ला सकते हो इंटीग्रेशन लगा के। देखिए मेरे पास क्या कंडीशन है, देखो एक आपके पास जो रॉड है जिसमें आपको पता है कि सपोज इधर का टेम्परेचर कितना है T1 और इधर का टेम्परेचर T2 और इसका लेंथ L है, K है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए T1 इज ग्रेटर देन T2, तो आपको पता है हीट किधर फ्लो करेगी, T1 से। तो ये हमें पता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है। अच्छा यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का एक्सप्रेशन क्या है, KA बाई L इंटू T1 माइनस T2। ओके। अच्छा अब मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख रहा हूं, H इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन L बाई KA, T1 माइनस T2 अपॉन L बाई KA। ओके। अब जरा एक बात सोच के बताना कि मैंने T1 माइनस T2 में इस क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया है, क्या ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। तो एक बात बताइए, जिस रॉड का अच्छा ये किसकी प्रॉपर्टी है L बाई के ए, इस रॉड की। क्या कहते हो, जिस रॉड का L बाई के ए ज्यादा हो उसका सेम डेल्टा टी के लिए H ज्यादा आएगा कि कम, यस और नो। तो अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पर इस T1 T2 के बीच में एक रॉड, दो रॉड, तीन रॉड अलग अलग हम लगा दें, तो क्या आपको लगता है जिसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी L बाई के ए, उसका H कम आएगा। तो ये जो आप डिनोमीटर में देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है थर्मल रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है, थर्मल रेजिस्टेंस। समझ में आई बात। एंड दिस थर्मल रेजिस्टेंस इज L बाई के ए, L बाई के ए, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। समझ में आई बात। रेजिस्टेंस नाम क्यों है समझ रहे हो, क्योंकि इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना ही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम है। तो L बाई के ए जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होगा, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, थर्मल रेजिस्टेंस। तो देखो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कुछ रेजिस्टेंस के बारे में। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ आपने क्या पढ़ा कि एक रजिस्टर कैपिटल आर है, एक कंडक्टर
आपको पता है उसमें जो करंट फ्लो करता है आई, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है। तो मान लीजिए ये V1 है और ये, तो देखो सिमिलर यहां, जैसे वहां पे करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, वैसे ही यहां कहां से कहां, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होता है। तो मुझे बताइए यहां पर करंट की वैल्यू कितनी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 बाय R। समझ गया? हालांकि इसके बारे में चिंता मत करो, अभी 12th में सारा कम से कम 10 दिन तक पढ़ाएंगे, ये 10 से 12 दिन तक, समझ रहे हो? तो ये सब आएगा, अभी जस्ट एक रिलेशन कर रहे हैं ऐसे रेजिस्टेंस नाम को दिखाने के लिए। तो मुझे बताइए ये V1 ये V2 है, तो आपको नहीं लग रहा है एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसी चीज है ये? हालांकि वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं है, एनालॉजी है इन दोनों में। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस में इस क्वांटिटी से डिवाइड करने से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आता है, उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस में रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पे क्या आता है, करंट। आपको पता है किसी गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना करंट, उसी तरह से किसी गिवन टेम्परेचर डिफरेंस के लिए जितना ये डिनोमिनेटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना ही हीट कम होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस क्वांटिटी का नाम क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। बात समझ में आया? और दूसरी चीज, इसको कभी कभी हम लोग हीट करंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऐसे रिलेट करते हुए हीट करंट बोल देते हैं, हालांकि ये कोई करंट नहीं है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हीट। तो ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है, हालांकि हम आपको सब कुछ प्रूव करके बताएंगे, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं इससे रिलेट करूं ही सही कोई। ओके, लेकिन अब आप है ना इधर देखो, अब आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को ऐसे भी सीखो कि टेम्परेचर डिफरेंस में थर्मल रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पे भी आ जाता है। किससे डिवाइड करने पे? थर्मल रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पे आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मिल जाता है। और वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला एक होमोजीनियस के लिए तो याद ही है, Ka/L इंटू T1 माइनस T2। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडक्टिंग रॉड्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ठीक है, ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने लिखा है कि सर वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में जैसे वहां रो एल बाई ए पढ़ा होगा ना आपने, तो यहाँ ये 1/K जो है वो रो के जैसा है, के नहीं 1/K। बाकी जो भी है रो वगैरह वो सब हम वहां पढ़ेंगे। यहाँ मैं कुछ इलेक्ट्रिकल से नहीं कर रहा हूँ कनेक्ट, क्योंकि मैं जो भी चीज लिखूंगा वो प्रूव करके लिखूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये जो सारा पार्ट है ये 12th में आपको पढ़ना है, तो इससे हम कुछ रिलेट कर ही नहीं रहे। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता तो मैं बोलता देखो जैसा इसमें होता है वैसा यहाँ होगा, बट मैं यहाँ आपको एनालाइज करके बताता हूँ। तो कैसा कॉम्बिनेशन बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं पहले तो ये बताओ। जैसे एक रॉड ये है, फिर एक रॉड ये है, एरिया सेम हो कोई जरूरी नहीं है। अब देखो जैसे मैंने उस दिन आपको एक क्वेश्चन दिया था और आप कह रहे थे कि सर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दे दो, तो सपोज ये T1 है और ये T2। ओके, एक मिनट इधर देखो, तो मेरे पास कंडीशन क्या है, ये तीन रॉड्स मैंने लगाए हुए हैं, इसका मान लो L1 K1 A1, L2 K2 A2, L3, अब मैंने तीन लिए हैं, ऐसे 10 भी हो सकते हैं। चलो हमने इनको लगा दिया, तो आपको पता है कि यहां से यहां तक जाने का रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चाहिए आपको। क्या चाहिए? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो यहां से आपको पता है कि यहां से जितना H होगा उतना ही यहां से होगा, उतना ही। तो क्या H की वैल्यू हर जगह सेम है? H की वैल्यू यहां भी सेम है और H की वैल्यू यहां भी सेम है। और आप चाहते हो, क्या हुआ? नहीं मैंने कहा कुछ बोल रहे हो क्या? तो देखो H के करस्पॉन्डिंग H सब जगह सेम है, तो पहले देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, जो H इसमें होना चाहिए वही H और वही H इसमें, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन।
तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 लिखता हूं, R1 की वैल्यू पता है आपको, इसका थर्मल रेजिस्टेंस और इसका R3, तो मुझे चाहिए H, लेकिन मुझे H ऐसा चाहिए कि मैं डेल्टा T में किसी R से डिवाइड करते ही मेरा H आ जाना चाहिए, यस और नो। तो मुझे बताइए, अगर मैं H निकालना चाहता हूं तो मेरे पास क्या कंडीशन है। इधर देखिए, मैंने इस टेम्परेचर को माना T डैश, इस टेम्परेचर को माना T डबल डैश। ओके, इधर कंसंट्रेट करो जो पढ़ा रहे हैं उस पे। तो T1 माइनस T डैश, T1 माइनस T डैश अपॉन R1, T1 माइनस T डैश अपॉन R1 इक्वल्स टू H। बोलो। उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन T डैश माइनस T डबल डैश अपॉन R2 इक्वल टू H। इसमें तो आप करो सर, हमें तो T डैश T डबल डैश ये सब निकालना पड़ेगा, लेकिन 2 मिनट वेट करो। उधर कितना, T डबल डैश माइनस T2 अपॉन R3, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू H। क्या इन तीनों में H सेम है? और आपको चाहिए H के लिए कुछ आसान सी चीज, यही ना। ऐसा करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, इसको इधर, तो योर H इंटू R1 कितना, T1 माइनस T डैश, H इंटू R2 T डैश माइनस T डबल डैश, और H इंटू R3 बताइए, T डबल डैश माइनस, इन तीनों को ऐड कर दो, T डैश कटा, T डबल डैश गया, इन तीनों को ऐड करने पे आएगा H इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू T1 माइनस T2। तो आप क्या चाहते थे कि T1 माइनस T2 से डायरेक्ट H मिल जाए, पिछली क्लास में यही चाह रहे थे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H इज योर T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस R2। तो क्या आपको पता चल गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर मैं इधर देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो तीन है, इन तीनों को हम इसके बराबर मान लें, तो ये तीनों मिलकर क्या इस वैल्यू के बराबर है। अरे इसमें ऐसा क्या दिक्कत है भाई, ये तीनों मिलकर इस टेम्परेचर डिफरेंस के लिए इस रेजिस्टेंस के बराबर है कि नहीं, ताकि T1 माइनस T2 में R1 प्लस R2 प्लस R3 से डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा। तो आप कहोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 इसका है L1 बाई K1A1, L2 बाई K2A2, L3 बाई, तो आप R1 R2 R3 पहले जोड़ लो, L1 बाई K1A1, R2 बाई, R2 जो है वो L2 बाई K2A2, और R3 L3 बाई, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, मैंने कल भी क्या बोला था, बिना प्रूफ के तो बात कर नहीं सकते। आप लोग कह रहे थे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दो, तो ये आ गया ना डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट आप क्या करो, H निकालने के लिए दोनों एंड के टेम्परेचर डिफरेंस में किससे डिवाइड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R, ये H आ जाएगा। जितना H इसमें है उतना ही इसमें है, उतना ही इसमें है, और यही सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ओके एवरीवन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप डायरेक्ट कंडक्शन रॉड जो है उनके कॉम्बिनेशन को, उनका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल के R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे 4 हैं 5 हैं, जितने भी हैं आप देख सकते हो, सक्सेसिव जितने भी होते सारे इसी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यस और नो। नेक्स्ट लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बताइए, एक स्टूडेंट का डाउट आया, सर एच सेम क्यों रहेगा? एच इसलिए सेम रहेगा बिकॉज देयर इज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में जितना आता है उतना जाएगा, जितना यहां से आएगा उतना यहां जाएगा, उतना यहां जाएगा, उतना यहां जाएगा। दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट। तो नेक्स्ट लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। इधर देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। हमारे पास कंडीशन ऐसी है, देखिए कि सपोज एक इधर है और एक इधर। मान लीजिए मैंने एक रॉड लिया जिसका K1 L1 A1 है। इसी तरह से मान लीजिए एक और रॉड लगा दिया K2 L2 A2। एक और रॉड लगा देते हैं, फॉर्मूला प्रूव करते वक्त 3 ले लेते हैं तो समझ में आ जाता है जल्दी। K3 L3 A3। कोई ये मत कहना कि सर ये L1 L2 L3 सेम दिख रहे हैं हमें, मैंने ऐसे लिखा हुआ है। हालांकि आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। मान लीजिए इस रिजर्वॉयर को ऐसा बना लो आप, तो यहाँ लेंथ छोटी हो जाएगी, यहाँ लेंथ और यहाँ, समझ लो। इसलिए मैंने L1 L2 लिख दिया, उससे आप टेंशन मत लेना। इक्वल दिख रहा है तो डेफिनेटली इक्वल ही होगा। तो देखिए आपके पास टेम्परेचर कितना है T1, और यहाँ इसमें प्रूव करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपको क्या चाहिए कि सर टोटल वैल्यू दे दो। तो आपको पता है तीनों में H1 अलग, H2 अलग, H3 अलग। तो मुझे बताइए यहां से कितना जाएगा H1, यहां से तो H1 H2 H3 तो आप जानते हो अलग अलग निकालना। एक रॉड और उसमें ट्रांसफर, दूसरी रॉड उसमें ट्रांसफर, तीसरी रॉड। आपको टोटल चाहिए, तीनों जोड़ दो, तीनों को ऐड कर दो। तो टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना है यहाँ H1। अब आपको इसमें भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि सर एक साथ सारी वैल्यू आ जाए, तो तीनों को क्या कर दो। तो मुझे बताइए H इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास H1। H1 कितना, नहीं H1 की वैल्यू K1 A1 भाई वो तो है ही। अगर मैं इसको ऐसे लिखें डेल्टा टी बाई R1 प्लस डेल्टा टी बाई R2 प्लस डेल्टा टी बाई R3, और H जो नेट वैल्यू है उसके लिए भी डेल्टा टी है, लेकिन आप चाहते हो कोई एक ऐसी वैल्यू मिल जाए इक्वलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, ताकि उससे आप एक लाइन में आंसर निकाल सको। तो डेल्टा टी में किस वैल्यू से डिवाइड करने पर तीनों का टोटल एक साथ आ जाएगा, वो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए 1/R थर्मल इक्विलिब्रियम, सॉरी थर्मल थर्मल रेजिस्टेंस इक्वलेंट वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्या आ गया, थर्मल रेजिस्टेंस आपके पास इक्वलेंट कितना होगा, तो 1/R थर्मल थर्मल रेजिस्टेंस इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपने क्यों निकाला है बताओ। अगर आप डेल्टा टी में इस RTH से डिवाइड कर दोगे तो तीनों का सम डायरेक्ट आ जाएगा, तीनों का अलग अलग सम करने की जरूरत नहीं है, तीनों का टोटल वैल्यू डायरेक्ट दे देगा वो। यस और नो। अच्छा पैरेलल किसको कहते हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस इस पर है वही इस पर है, वही इस पर है, तब ये कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आया। ओके तो एक बात बताओ,
डायरेक्ट बताना है। एक हमारे पास सिस्टम है, उसमें 2 रॉड लगे हुए हैं, इसका एरिया ए, थर्मल कंडक्टिविटी के, लेंथ एल, इसका लेंथ 3l, थर्मल कंडक्टिविटी 2k, और ए 2 है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड दिस इज योर सपोज 3T0 and this is T0. What is the rate of heat transfer? What is the rate of heat transfer? तो T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आपके पास R थर्मल जो है उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 कितना? R1 है L बाई KA प्लस 3L बाय 4KA। ओके, कितना है सॉल्व करने पे? कितना? नहीं, ये वैल्यू 7L बाय 4KA। This is then what is the value of H? Delta T by, so yes, 3T0 minus T0 upon 7L by 4KA। अगर आप ये क्वेश्चन वैसे करना चाहो जो पहले मैंने करवाया था, जंक्शन का टेम्परेचर निकाल के भी आप हिट कर सकते हो, यस और नो। क्या ये H दोनों में सेम है? जितना H इसमें है उतना ही इसमें है, और टोटल H की वैल्यू भी यही है।